भी हम समझते हैं कि मानव जो शरीर है उसमें खून जो है वो कैसे जमता है, क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा खून जमता है। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक छोटी सी चीज। खून को ब्लड बोला जाता है और इसको हिंदी में जो है रुधिर मिलेगा लिखा हुआ आपको। ठीक है, ये दो चीज आपको समझिए। जो भी खून मानव में होता है उसके मुख्यतः जो होते हैं वो चार भाग होते हैं। पहले भाग को हम लोग बोलते हैं आरबीसी, दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, तीसरे भाग को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, या इसी को प्लाज्मा ऐसे भी बोला जाता है। सॉरी, कुछ गलत हो गया यहां पे, प्लाज्मा। अब यहां पे चौथे भाग को प्लेटलेट्स बोला जाता है, ये चौथा भाग है। अब कहना यह है कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये ठोस अवस्था में होते हैं, और जो प्लाज्मा जो होता है ये तैरने वाला, बहने वाला अवस्था में होता है, इसलिए इसको द्रवित आप बोल सकते हो, द्रव के अवस्था में, इसी में ये सारे बहते हैं। प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी भी रहता है, आरबीसी भी रहता है, प्लेटलेट्स भी रहता है। अब हमको समझना यह है कि जमने की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, खून थक्का कैसे लगता है खून का। तो जैसे कहीं हमारे शरीर में कट लगता है या कहीं चोट लगता है तो उसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है उसके आसपास के कोशिकाओं द्वारा। जैसे शरीर का कोई अंग है, ये मेरा अंगूठा है और यहां पे कटा, यहां पे चोट लगा, तो जहां पे कटा है उसके आसपास के कोशिकाओं में कुछ रासायनिक जो है रसायन निकलेंगे, केमिकल प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस द्वारा वो कोशिकाएं प्लेटलेट्स को एक्टिव कर देती है। जो प्लेटलेट्स पहले से निष्क्रिय रहता है वो सक्रिय हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सोया हुआ है तो उसको जगाने का काम कोशिकाएं करती है केमिकल प्रोसेस द्वारा। अब जैसे प्लेटलेट्स जगेगा तो इसके साथ जो फैक्टर होते हैं, मींस जो कारक होते हैं खून जमाने वाले, वो सारे जग जाते हैं। कुल अगर वैसे देखा जाए तो 12 फैक्टर होते हैं जो आपको यहां पे लिखा हुआ है एक लिस्ट में। लेकिन मुख्यतः हमको ये 12 के 12 फैक्टर जो है, ये जो बच्चे डॉक्टर बनने जाते हैं वो पढ़ते हैं। हमको यहां पे समझने के लिए दो चीजें काफी है, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। ये पहले से हमारे खून में है। कैल्शियम भी रहता है, विटामिन के भी रहता है, मैग्नीशियम भी होता है, ये सारे जमाने के वाले कारक हैं। मैं यहां से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन इन दोनों को लेके आपको कुछ चीजें यहां पे समझाता हूं। सबसे पहले होता यह है कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये प्लेटलेट्स के साथ, प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट्स जैसे एक्टिव हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, अभिक्रियाएं होगी और ये बदल जाएगा थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया कौन कर जाएगा, तो थ्रोम्बिन कर जाएगा। अब जैसे ये थ्रोम्बिन इसके साथ अभिक्रिया किया तो यहां पे फाइब्रिन बना देगा ये फाइब्रिन। और फाइब्रिन की जो संरचना होती है एक जाल जैसी संरचना होती है, मीन्स इसी जाल में ये सारे ठोस आके फंसने लगेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे समझिए कि जैसे प्लेटलेट्स एक्टिव हुआ तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये शुरू हो गए, प्लेटलेट्स के मैसेज देने पे ये स्टार्ट हो गए। इनके वजह से क्या हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो गया, फिर फाइब्रिनोजेन को इसने फाइब्रिन में बदल दिया। अब फाइब्रिन की जो संरचना होती है यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि ये जाल जैसी संरचना होती है। देखिए ये जाल बना दिया। अब इस जाल में कुछ ठोस चीज जो है आके फंसेंगे। वो ठोस चीज कौन है खून में, तो ठोस चीज में आता है जो खून में रहता है
वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और खुद प्लेटलेट्स जो होता है ये भी ठोस अवस्था में, ये तीनों जो है इसी जाल में फंसने लगते हैं जो फाइब्रिन जाल, इसको मेश भी बोला जाता है, फाइब्रिन मेश फॉर्मेशन। अब इसी में फंसने के वजह से ये खून इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे धीरे जिस रास्ते से वो निकल रहा होता है वो रास्ता हो जाता है बंद, और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खून का जमना। विज्ञान के